बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी बदलाव का संकेत है। पटना की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर का आगे बढ़ना बताता है कि बिहार का वोटर अब स्थापित पार्टियों के परे नए विकल्पों को गंभीरता से ले रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने कोई जातिगत समीकरण नहीं साधा, जो पिछले कई सालों से बिहार की धूल फांक रहा है, वो आज स्थापित पार्टियों के पसीने छुड़ा रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सत्ता पक्ष की हार से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है मुख्य विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव का रवैया। आज सुबह जब बांकीपुर के रुझान आ रहे थे तो पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया। एक मजबूत विपक्ष के नेता से चुनाव के दिन एक गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनका जवाब क्या था? तेजस्वी बाबू ने बड़े ही कैजुअल सी मुस्कान के साथ कहा, आज सावन का पहला सोमवार है और हम दर्शन करने आए हैं। चुनाव तो आता जाता रहता है, उस पर क्या टिप्पणी करना। एक तरफ प्रशांत किशोर दशकों पुरानी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ 2020 में जिसे बिहार का भविष्य मान लिया गया था, वो नेता सावन की सोमवारी गिन रहा है। अब तो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय मीडिया भी पूछने लगी है कि कहां है तेजस्वी यादव। आरजेडी के दूसरे नेता भी ठीक ठीक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और सुविधा वाली राजनीति से खुद अपनी पार्टी की मिट्टी पलीत करने में जुटे हैं? मॉनसून सत्र से गायब रहने से लेकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से जुड़े विवादों तक आज हम समझेंगे कि आरजेडी के क्राउन प्रिंस की ये इनसिक्योरिटी और उनका कैजुअल एटीट्यूड बिहार के विपक्षी स्पेस को कैसे खत्म कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। अगर आप भारत की राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं तो इतना जरूर जानते होंगे कि अपने यहां विपक्ष की राजनीति कोई सुविधा अनुसार किया जाने वाला काम नहीं है। अपने दौर में तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव सुबह दातुन करते हुए भी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने शायद राजनीति को एक ऐसा जॉब समझ लिया है जिसमें उन्हें लगातार छुट्टियां चाहिए होती हैं। हाल ही का वाकया ले लीजिए। बिहार विधानसभा में 5 दिन का मॉनसून सत्र चल रहा था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद इस सदन से नदारद थे। हालत यह हो गई कि सदन के भीतर बीजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से बकायदा पूछ लिया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष है कहां, क्या वो बीमार है या किसी पारिवारिक काम से बाहर है। सिन्हा ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि राज्य में सुशासन के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा विपक्ष ही गायब है। इस पर सबसे ज्यादा फजीहत खुद आरजेडी की हुई, क्योंकि पार्टी को ही नहीं पता था कि उनके नेता आखिर हैं कहां। आरजेडी के एक विधायक कुमार सरबजीत सदन में सफाई दे रहे थे कि तेजस्वी दिल्ली में लालू जी की देखभाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना के सियासी गलियारों में खबरें उड़ रही थी कि नेताजी दिल्ली में नहीं बल्कि यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। एक नेता के इस वर्क फ्रॉम होम वाले रवैये का जमीनी नुकसान क्या होता है, ये भी जान लीजिए। इसी मॉनसून सत्र में जब राज्य के खजाने और अन्य अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का वक्त था, तब विपक्ष पूरी तरह से लाचार और नेता विहीन दिखा। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने बिना किसी खास विरोध या बहस के प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत 12 अहम बिल आसानी से पास करवा लिए। यानी जिस वक्त तेजस्वी को फ्रंट फुट पर आकर सरकार की घेराबंदी करनी चाहिए थी, उस वक्त विपक्ष के सेनापति का ही अता पता नहीं था। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बिहार में नई एनडीए सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव ने मीडिया में आकर कहा था कि मैं नई सरकार पर 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूंगा। राजनीति में 100 दिन की चुप्पी का क्या मतलब है? विपक्ष का काम रोज सरकार की नाक में दम करना होता है, लेकिन तेजस्वी अपनी ही शर्तों पर सियासत करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की सुविधा वाली राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। जब देश भर में नीट से जुड़ा सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब पूरा विपक्ष सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहा था, लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव पूरी तरह से नदारद थे। वो इस आंदोलन और इससे जुड़ी खबरों में तब तक नजर नहीं आए जब तक कि उनके अपने भाई तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में नहीं ले लिया। जैसे ही भाई पर आंच आई, तेजस्वी अचानक सुपर एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत मीडिया में बयान दागा और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो और बड़ा आंदोलन होगा। यह चयनात्मक सक्रियता जनता के बीच सीधा संदेश देती है कि नेतृत्व की प्राथमिकताएं व्यक्तिगत अधिक और जनहित की कम है।
जब बात अपने परिवार की आती है तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन बिहार के रोजमर्रा के मुद्दों पर 100 दिन का मौन व्रत रख लिया जाता है। एक परिपक्व राजनेता अपनी पार्टी और गठबंधन में मजबूत जनाधार वाले नेताओं को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक कमजोरी उनका कैजुअल रवैया नहीं, बल्कि उनकी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है। वो किसी भी युवा या मास लीडर के उभार से बेहद असहज हो जाते हैं। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं, 2019 का बेगूसराय चुनाव और 2024 लोकसभा में पूर्णिया का चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से तब सीपीआई के नेता रहे कन्हैया कुमार मैदान में थे। उनके सामने थे भाजपा के गिरिराज सिंह। पूरे देश का विपक्ष चाहता था कि कन्हैया को सपोर्ट किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह की जीत से उतना राजनीतिक नुकसान नहीं था जितना कन्हैया कुमार के एक बड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय युवा नेता के रूप में स्थापित होने से था। इसी असुरक्षा के चलते तेजस्वी ने तनवीर हसन को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया। वोट बटे और गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी ने भाजपा को जीतने दिया, लेकिन एक युवा नेता को उभरने नहीं दिया। यही ईगो क्लैश 2024 में पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के साथ देखने को मिला। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था और पूर्णिया से वो लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने इसे अपनी नाक का सवाल बना दिया। उन्होंने आनन फानन में बीमा भारती को आरजेडी में शामिल करवाकर टिकट दे दिया। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी ने पूर्णिया की रैली में यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दे, लेकिन पप्पू यादव को ना चुने। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता को सबके सामने ला दिया। लेकिन आखिर तेजस्वी ऐसा क्यों करते हैं? इस पूरी स्थिति और आरजेडी के बदलते हुए ढांचे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लालू यादव के दौर में पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, तस्लीमुद्दीन और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे। इन नेताओं का अपना एक रसूख और जनाधार था। पार्टी में क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए पर्याप्त जगह भी थी, लेकिन आज की आरजेडी एक भयंकर सेंट्रलाइज्ड यूनिट यानी वन मैन शो बन चुकी है। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं बची है। उन्हें अपने आसपास सिर्फ ऐसे नेता चाहिए जो यस मैन हो। इसी रवैये को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह इशारा करते हैं कि तेजस्वी यादव के इसी रवैये का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिणाम सामने आ सकता है। उनके मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला ले। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसे क्षेत्रीय नेता के साथ लंबे समय तक गठबंधन में नहीं रहना चाहेगी जो अपने सहयोगियों को ही दुश्मन मानता हो। जब कांग्रेस को प्रशांत किशोर के रूप में एक ऐसा नया और 24 घंटे जमीन पर काम करने वाला विकल्प नजर आएगा तो वो आरजेडी से किनारा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये उस महागठबंधन के इकोसिस्टम का ढहना होगा जिसे लालू यादव ने दशकों की मेहनत से सींचा था। कुल मिलाकर कहानी बहुत सीधी है। स्थापित पार्टियों के वर्चस्व के बीच पीके बिहार के लोगों को एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि वो उनके बीच 24 घंटे मौजूद हैं। यह जीत तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी वेकअप कॉल है। 2020 में 75 सीटें जीतकर उन्होंने साबित किया था कि उनमें क्षमता है, लेकिन यह धारणा कि लालू यादव की विरासत और एमवाई समीकरण के दम पर सत्ता मिलना तय है अब दरकने लगी है। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप मॉनसून सत्र छोड़कर चले जाएं और चुनाव के नतीजों वाले दिन जनता के मैंडेट पर बात करने के बजाय सावन की सोमवारी का जिक्र करें। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का जमीन पर उतरना इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता अब विपक्ष के स्पेस में भी नए, गंभीर और 24/7 मौजूद रहने वाले विकल्प तलाशने लगी है। अब तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स क्या कुछ बदल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 साल बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और देश में आए दिन हो रही सियासत से पॉलिटिकल माहौल अभी से गरमाने लगा है और सबकी नजरें विपक्ष पर है। अगर तब तक ये रवैये में बदलाव लाने में सफल नहीं होते, फिर तो माया मिलीना राम वाला मामला इनकी पूरी पार्टी के साथ हो सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पूरी जानकारी लिखी थी मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।